ना अब एक एक करके बात करते हैं बेटा। सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक, और जो बेटा आज पहला क्लास कर रहे हैं आप लोगों को नोट वगैरह नहीं करना बेटा, अभी सिर्फ सुनना है, बात करना है डिस्कशन पे। मेरे क्लास में ऐसा नहीं किया बेटा आप पेन पेपर लेके बैठे रहो, अगर कुछ प्रॉब्लम देंगे बनाने के लिए तो आप बनाना, लेकिन बैठ बैठ के नोट नहीं करना। आपका पूरा का पूरा फोकस स्क्रीन पे होना चाहिए और कान मेरे तरफ होना चाहिए, क्या बोले उस पर ध्यान दो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वैसे बता दें ये टॉपिक क्लास 11 का है, लेकिन जैसे कि जो बच्चे मेरे पास 11 में पढ़े थे, आपको पहले ही बोले थे बेटा कि ये जितना भी टॉपिक भले ही 11 में है पर इसका जरूरत 12 में पड़ता है, इसलिए 11 में इसको हम लोग स्किप कर दिए थे। इन शॉर्ट इसको हम लोग पढ़ेंगे ESR। अब पहला फंडामेंटल हम घोल करके पी जाओ, ठीक है। क्या है कि ESR जो पढ़ोगे ये किसका प्रॉपर्टी है, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो याद रखना दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। इस तरह का रिएक्शन बेटा आपको एरोमेटिक में ही देखने को मिलेगा, और बेसिकली हम लोग एरोमेटिक में जो बात करेंगे ज्यादातर बेंजीन या उसका डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है बेटा, ये एरोमेटिक कंपाउंड का पहचान होता है, ठीक है। क्या होता है यहां देखो, इसका मैकेनिज्म बताने जा रहे हैं, और इसका जो मैकेनिज्म है ये 3 स्टेप में होगा आपका। इसका मैकेनिज्म जो बेटा वो आपका 3 स्टेप में होगा। भले ही ये 3 स्टेप का मैकेनिज्म आपको हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन आगे चल के जब प्रॉब्लम बनाने बैठेंगे ना, तो ये आपको 3 स्टेप की जरूरत नहीं है। एक ट्रिक और एक लॉजिक अगर इन दोनों का पकड़ लोगे तो देखना पूरा खेल आसानी से चलता चला जाएगा, ठीक है। तो 3 स्टेप में पहला स्टेप क्या वो देखो, स्टेप 1। पहला स्टेप होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिल, इलेक्ट्रोफिल का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिल। और इलेक्ट्रोफिल का सिंबल बेटा क्या यूज करते हैं हम लोग, E+, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रोफिल बोलो तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है या न्यूट्रल होता है, रिप्लाई दो। पॉजिटिव पॉजिटिव होता है सर। बट कौन पढ़ा दिया पॉजिटिव होता है? ए बेटा लोग, क्या आप लोग को याद है बेटा कि क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने से पहले आपको 11 का कई सारा पढ़ाई 12 में पढ़ाए हैं, और उसको GOC के नाम से पढ़ाए, याद है ये? हाँ सर, हाँ। उसके अंदर अटैकिंग रिएजेंट बोलकर एक टॉपिक पढ़ाए थे आपको, उसके अंदर इलेक्ट्रोफिल क्या होता है, न्यूक्लियोफिल क्या होता है। तो बेटा वो अगर आपका तैयार नहीं रहेगा तो बहुत बुरी तरह फंसोगे, ठीक है। न्यूट्रल भी होता है और बेनजीर बेटा और हुजैफा बेटा, इससे अंदाजा लगा लो बेटा कि जो लोग मेरे पास क्लास कर रहे हैं और तुम दो बेटा बेटी जो क्लास नहीं करी, सबका हाल एक जैसा है। ऐसा मत समझना, देखो तुम्हारे सामने जो तुम्हारे फ्रेंड्स जो भी क्लासेस कर रहे हैं उनको पढ़ाने के बाद भी नहीं पता है, और तुम नहीं पढ़ के तुम नहीं पता है, तो आंसर वही है बेटा, नो इशू। इसलिए डरना मत, सोचना रे बाबा बाकी सब लोग कितना, सबका हाल एक ही है, सब गधा यहाँ पर है, ऑल आर गधा। और सबसे बड़ा गधा कौन? हाँ मैं बेटा, जो आप लोगों को झेल रहे बोल रहे बेटा लोग, इलेक्ट्रोफिल पॉजिटिव नेगेटिव ना न्यूट्रल? पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। आपको हम पढ़ाए थे पॉजिटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। अरे यार सोचो तो, पढ़ाते हुए कितना अच्छा लॉजिक दिए थे, सब तुम लोग भूल के बैठा हुआ, सब का सब तुम लोग गधा यार, पता नहीं तुम लोग। आपको हम बताए थे। हाँ बेटा बोल। इलेक्ट्रॉन लैविंग होता है। हाँ यही समझाते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन फील को ऐसे याद रखो कि जो इलेक्ट्रॉन को फील करता, फील का मतलब क्या बताए थे, लव ना। तो इलेक्ट्रॉन को पसंद करता हो, तो इलेक्ट्रॉन को कौन पसंद करेगा? तो जवाब है कि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है, तो उसको कौन पसंद करेगा? पॉजिटिव पसंद करेगा। और दूसरा बताए थे कि ऐसा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, वो लोग इलेक्ट्रॉन को चाहता है, और ये न्यूट्रल हो सकता है, न्यूट्रल होता है ये, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिल की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिल में अगर बात करते हैं तो पहला स्टेप में क्या हो रहा है, तो पहला स्टेप में मामला ऐसा है बेटा आपका कि ये रहा आपके पास कोई भी एक रिएजेंट होगा, इसको हम लोग सिंबॉलिकली ENU से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये टूटेगा
टूटकर E प्लस देगा और Nu माइनस देगा। व्हाट इज ये Nu माइनस किसका सिंबल है बेटा? सर न्यूक्लियोफिल। न्यूक्लियोफिल का सिंबल है ना? न्यूक्लियोफिल। तो यहाँ बनता दोनों है बेटा, इलेक्ट्रोफिल भी बन रहा है, न्यूक्लियोफिल भी बन रहा है। पर यहाँ पर हमारा जो स्टेप का नाम दिया गया फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिल, वो आगे चल के समझ में आएगा कि क्यों कहा गया। अब सेकंड स्टेप पे, स्टेप 2। सेकंड स्टेप में देखो क्या होता है। स्टेप 2 में ये होता है कि इलेक्ट्रोफिल क्या है, अटैकिंग रिएजेंट है, तो वो अटैक करेगा एरोमेटिक कंपाउंड पे। सो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफिल एंड लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी मतलब जो कंपाउंड एरोमेटिक होगा वो अपना एरोमेटिक कैरेक्टर खो देगा। इलेक्ट्रोफिल का अटैक होते ही वो अपना एरोमेटिक कैरेक्टर खो देगा। कैसे होगा ये देखो। और एरोमेटिक में हम लोग बेटा बेंजीन की बात करेंगे। अगर आपसे एक सवाल पूछते, दो डायग्राम दे रहे बेटा, ठीक है, इस दो डायग्राम में बताना कि कौन इलेक्ट्रोफिल, कौन एरोमेटिक है, कौन एरोमेटिक नहीं है, बोलना बेटा, ठीक है? बोलो बोलो। रिप्लाई भी अच्छी ही है। नहीं तो गुल्ले से तुमको यही बोला, बोले वो चुप रहता है, कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है बहुत भारी बोलता है। नहीं तो वो आज वैक्सीन लेने गया था, तुमको वीडियो भेजा था वैक्सीनेशन का। तुम्हारे जो अभी कहाँ रहे पे फिर से? ठीक है, कुछ निपटा, क्लास चला रहा, क्लास चला रहा। बोलना बेटा, लोग बोला नहीं, कौन है इसमें एरोमेटिक? पहला वाला एरोमेटिक, दूसरा वाला एंटी एरोमेटिक। मारेंगे ना कान का नीचे। कौन पढ़ा है भाई, एंटी एरोमेटिक है? सर नॉन एरोमेटिक है। सोनक। हाँ सर। बेटा तुमको हम कितना बार बोले बेटा, गांजा पीना छोड़ दे, तू गजड़ी हो गया, उल्टा सीधा आंसर देता है। चरस पी। ये नॉन एरोमेटिक है रे गधा, सब भूल के बैठा हो तुम लोगों पर। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक के ऊपर 1 घंटा 1.5 घंटे का क्लास करवाया, सारा प्रैक्टिस करवाया। देखो सारा उल्टा सीधा आंसर देगा। सोनक गांजा छोड़ दे बेटा, 7 से पूछ, 7 के पास अच्छा कलेक्शन होगा, 7 चरस का बिजनेस करता है, 7 दे देगा तुमको। यहाँ देख 4n इलेक्ट्रॉन देखे আমি एंटी एरोमेटिक बोले ফেলেছি। तो आज सुबह से हम देख रहे हैं ऐसी उल्टा सीधा आंसर दे रहा है। आज दोपहर का क्लास में भी यही कर रहा था बेटा तुम। ये देख समझ यहाँ पर, तो ये बेंजीन है बेटा, समझना। और ये रहा इलेक्ट्रोफिल। जब ये इलेक्ट्रोफिल बेंजीन रिंग पे अटैक करता है तो कुछ इस तरीके का मामला होता है, फॉलो करना। एक पाई बॉन्ड टूट जाता है बेटा, और वहां जाकर बेंजीन जुड़ जाता है, और एक प्लस चार्ज यहाँ आ जाता है। अब ये एरोमेटिक नहीं है, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रोफिल का अटैक हुआ। अब देखो स्टेप 3 में क्या होता है। स्टेप 3 जो होता है वो होता है लॉस ऑफ प्रोटॉन एंड रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी। रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी यानी वो प्रोटॉन खो देगा, लूज करेगा, और वापस से एरोमेटिक बन जाएगा। कैसे देखना, नेक्स्ट पेज में आ रहे हैं। तो सेकंड स्टेप में जो हमारा स्पीसीज तैयार हुआ था बेटा, वो कौन सा स्पीसीज तैयार हुआ था? ये स्पीसीज देखो तो, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिल, दिस, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ यही था। देख तो मिला ले एक बार फिर से, ठीक है? बात करते रहो, बोले ना बात करते रहेगा बेटा। हम लोग फेस टू फेस नहीं बैठे हुए बेटा, आप लोगों से रिप्लाई एक्सपेक्ट करते हैं हर बात पे, ठीक है ना? बात करते रहोगे तो समझ आएगा कि हाँ आप लोग हो। नहीं तो पता चला सब बेटा ज्वाइन तो किया हुआ, कोई वहां बेटा सो रहा है, कोई पता नहीं। अगला सवाल बेटा यहाँ बताना, यहाँ देखो इस डायग्राम में, बोलो ये किसका फॉर्मूला है बेटा? ये सॉरी किसका स्ट्रक्चर है ये? बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला बोल। यही है ना? हाँ। तो C6H6 में अगर आपसे एक सवाल पूछे तो कार्बन कहाँ है, तो आप बोल सकते कि सर यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। देखिए 6 कार्बन हुआ।
हाँ हाँ सर और हर कार्बन के साथ बेटा आपको एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी मिलेगा, है ना? समझ में बात आ रहा? तो बोल, हाँ क्या यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा बैठा हुआ, हाँ सर हाँ सर है ना? एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दी, बाहर दिखा दी, ठीक है? तो एक हाइड्रोजन वहां पे बैठा हुआ, दोबारा लिख रहे फिर से देखना, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बैठा हुआ हमारा, ये देखो, फिर से। तो ये रहा बेटा हमारा स्पीसीज जो था, सेकेंड स्टेप में बना। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिल बैठा हुआ था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था और एक बॉन्ड यहाँ था, एक बॉन्ड यहाँ। तो थर्ड स्टेप क्या कहता है, एक बार फिर से पढ़ो, क्या होने जा रहा है बेटा थर्ड स्टेप में? सर लॉस ऑफ प्रोटॉन लॉस ऑफ प्रोटोन, है ना? प्रोटोन का मतलब बेटा क्या लॉस? H प्लस, हाँ सर है ना? तो प्रोटोन का मतलब H प्लस का लॉस। तो देखो होता क्या है, लास्ट में स्टेप में ये होता है बेटा, ये पूरा का पूरा बॉन्ड अंदर माइग्रेट करता है और हाइड्रोजन अपना, अब बॉन्ड माइग्रेट करने का मतलब क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन वहां दे दिया और H प्लस निकल दिया, एंड में देखो तो फिर से ये एरोमेटिक बन गया, यस सर और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफिल आकर बैठ गया, ठीक है? और आखिरी में आप एक काम और भी बोल सकते हो कि लास्ट स्टेप में जो आपके पास H प्लस मिला, लास्ट स्टेप में जो आपके पास H प्लस मिला, और फर्स्ट स्टेप में देखो तो कौन एक कोई और बैठा हुआ यहाँ पर Nu माइनस, ये लोग आपस में कंबाइन कर जाता है, यानी जो H प्लस आखिरी स्टेप में मिलता है और पहला स्टेप का जो Nu माइनस होता है, ये बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ये बेटा आपका मेन प्रोडक्ट हुआ और ये आपका बाई प्रोडक्ट हुआ, ठीक है? ये मैकेनिज्म है, इस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काम करता है। फाइन, अब सुनो, हाँ बोलो, कुछ बोलना है किसी बेटा को? यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर अब सुनो, देखो, जी सर इन शॉर्ट ये तीनों स्टेप को मिलाकर अगर हम डायरेक्टली बात करेंगे तो कहीं ना कहीं देखो तो ऐसा मामला नहीं हुआ, डायरेक्ट बात कर रहे हैं। ये रहा मेरा बेंजीन, ये रहा इलेक्ट्रोफिल, और रिएक्शन के बाद डायरेक्ट ऐड हो गया। ये रहा इलेक्ट्रोफिल और ये रहा प्रोटॉन बाहर, डायरेक्ट एक स्टेप में समझो बेटा आप, ठीक है? हाँ। तो लॉजिक क्या बनता है? लॉजिक ये बनता है कि वंस वी केम टू नो कि हमारा इलेक्ट्रोफिल कौन है, एक बार अगर अपने को पता चल जाए कि हमारा इलेक्ट्रोफिल कौन है, प्रोडक्ट बनाना बड़ा आसान, उसको सिंपली ले जाके बेंजीन रिंग पे बैठा दो, दैट्स ऑल, आपका बन गया आंसर। लॉजिक क्रिएट कर बेटा, आगे प्रॉब्लम हम लोग मैकेनिज्म से नहीं बनाएंगे, लॉजिक से बनाएंगे। समझ रहे हैं कि अगर बिल्कुल एक बार सर। अपने को पता चल जाए कि इलेक्ट्रोफिल कैसे बना, कौन बना, तो बस उसको ले जाके रिंग पे बैठा दो, आपका काम हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ रहे हैं आप लोग? यस सर हाँ ठीक है ना? हाँ सर और पहले भी आपको हम बता चुके कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाई प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, बोलो जवाब दो। नहीं सर नहीं सर नहीं, नहीं नहीं, सर मेन प्रोडक्ट उसको हम लोग अभी, ठीक है? तो लॉजिक फिर से समझा दे रहे बेटा, कि अगर बेंजीन का या उसका डेरिवेटिव का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने बैठेंगे तो क्या करेंगे हम लोग पहले टारगेट करेंगे इलेक्ट्रोफिल कौन है, और जो इलेक्ट्रोफिल होगा बेटा सिंपली ले जाकर के रिंग पे बैठा दो। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट पेज में आओ, तो जो दिखाया उसका एग्जाम्पल दिखाते बेटा, तो और पिक्चर क्लियर होगा। तो सुनो, अब अच्छा चलो, तो आप लोग बताना, तो बताओ तो इलेक्ट्रोफिल, तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन सा स्टेप हमारे लिए बहुत जरूरी हो जा रहा है कि अगर वो पकड़ लिए बेटा तो काम बहुत आसान। बोल कौन सा स्टेप? थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप ना फर्स्ट स्टेप? सर सेकंड स्टेप फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप। वैसे और सेकंड स्टेप आरडीएस होता है, तो मैकेनिज्म वाइज ये इंपॉर्टेंट है, हाँ लेकिन लॉजिक वाइज बेटा आपका फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में क्या बना? बोल, इलेक्ट्रोफिल बना इलेक्ट्रोफिल प्लस, प्लस और वंस यू गेट ई प्लस, आंसर मिल गया, ई को बेंजीन पे बैठा दे। समझ रहे बात? हाँ हाँ सर सर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या मालूम है? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिल कैसे बनता है। आइए कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं। और ये नाम से बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो 5 रिएक्शन है, 5 रिएक्शंस आते हैं, और पांचों का कुछ नाम भी ध्यान देना है। ये रहा बेटा आपका बेंजीन रिंग, और ये 5 रिएक्शन को दिखाते हैं यहाँ पर एक एक करके। ये देखो,
पहला स्टेप में देखो क्या होने वाला है, हैलोजन के साथ हम लोग लेते हैं लिविस एसिड, ठीक। और बेसिकली लिविस एसिड जो हम लोग लेते हैं वो लिविस एसिड है। लिविस एसिड तो आप लोग को पढ़ा है ना बेटा आप लोग को, कौन होता है लिविस एसिड? एल्यूमिनियम क्लोराइड जनरली, है ना, बहुत कुछ होता है, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो लिविस एसिड बेटा हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली जो इस्तेमाल करते हैं, देखो वो क्या है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं AlX3, या फिर कई बार ऐसा होगा ना एग्जाम में AlX3 नहीं देगा बेटा, वो Al3+ दे करके छोड़ देगा, ये भी लिविस एसिड का काम करेगा। कई बार Al3+ भी नहीं देगा बेटा, Al बोलकर छोड़ देगा। कई बार आपको दे देगा FeX3, वो भी नहीं देगा, आपको Fe3+ बोलकर छोड़ देगा। कई बार ये Fe बोलकर छोड़ देगा, कई बार BF3 दे देगा। ये हो गया मोस्ट कॉमन लिविस एसिड जो रिएक्शन में इस्तेमाल होता है, तो इसको आपको याद रखना है। लिविस एसिड का मोटा मोटी लिस्ट बनाकर आपको दे दी कि क्या क्या इस्तेमाल होता है, ठीक है। और लिविस एसिड का एक बार फिर से आपको हम एक बार समझाना चाहेंगे। लेफ्ट साइड में देखो, दो बात का ध्यान रखना। पहला तो ये याद रखना कि लिविस एसिड अपना डेफिनेशन को फॉलो करेगा। लिविस एसिड का डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यही था ना लिविस एसिड का डेफिनेशन। दूसरा याद रखना लिविस एसिड का एक और प्रॉपर्टी, हैलोजन कैरियर। ये दो प्रॉपर्टी याद रखना कि लिविस एसिड को हमेशा वो दो काम करने का कोशिश करता है। क्या करता है? एक, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का कोशिश करेगा, जो कि उसका डिफॉल्ट डेफिनेशन है, वही उसका पहचान है। और अगर कहीं से हैलोजन मिल गया बेटा तो हैलोजन को लेकर के निकल जाता है। सो इट इज अ गुड हैलोजन कैरियर, जहां पे भी मिलेगा हैलोजन को कैरी करके निकल जाएगा। जैसे यहां देखो, यहां नीचे देखो, X कौन है बेटा? ये X2 लिए, ये वाला, और प्लस AlX3 लिए, ये कौन है? लिविस एसिड है। अब देखो रिएक्शन यहाँ कैसे हो रहा है, आपको हम पहला स्टेप समझाने जा रहे हैं बेटा। ये अभी जो लिख रहे हैं यहाँ एरो के नीचे, वो पहला स्टेप है। मतलब क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रोफिल बनाने जा रहे हैं। फाइन। अब देखो यहाँ होता क्या है कि ये AlX3 क्या करता है, इस बॉन्ड को अपनी तरफ टान लेता है। बोल तो बॉन्ड टानने का मतलब क्या टाना बेटा? वो लोन पेयर ऑफ बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये हैलोजन भी टान लेता है। तो बनता क्या देखो, अब X+ हो जाता है। ये जो X है ये तो अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया, तो X+ बन गया, और ये बन गया AlX4 माइनस। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोफिल कौन है? तो दिस इज आवर इलेक्ट्रोफिल। एक बार इलेक्ट्रोफिल मिल गया, एक आंसर मिल गया। अब डायरेक्ट आंसर लिखो। सो व्हाट इज आवर आंसर? आवर आंसर इज हैलोबेंजीन। बोल, समझ में आ रहा लॉजिक? यस सर। क्या हम लोग को किस पे ध्यान रखना है बेटा? इलेक्ट्रोफिल कैसे बनता है, उसके वो जनरेट कैसे होता है। अगर वो थोड़ा सा पकड़ प्रैक्टिस कर लोगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इशू नहीं बेटा, सिंपली लेके बैठा। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े। ওটা X+ টা কি করে তৈরি হলো একবার আর বলুন। কোনটা বল? ওই X+ টা মানে কি করে ফরমেশন হলো? আচ্ছা, X+ টা কি করে ফরমেশন, কে জিজ্ঞেস করছে? নাম বল। তৌকির। তাহলে তৌকির আবার দেখ, यहाँ देख बेटा, बड़ा करके दिखा रहा है। ठीक है, बोल AlX3 बोल। ये लिविस एसिड है बेटा, কথা বলবি আমার সঙ্গে, রিপ্লাই দে। এর প্রপার্টি কি? ইলেকট্রন পেয়ার চাই, অ্যাকসেপ্ট করবে। আর মানে এখানে একটা পেয়ার আছে ইলেকট্রন, বলতো। হ্যাঁ বল, এই ইলেকট্রন পেয়ারের মধ্যে যদি জিজ্ঞেস করি এই ইলেকট্রনটা কার ইলেকট্রন? এর ইলেকট্রন। হ্যাঁ। আর এটা কার ইলেকট্রন? এর ইলেকট্রন। ওই এক্স এর। হ্যাঁ। তখন এটা পুরো টেনে নিচ্ছে আর সঙ্গে এক্সটাও কি নিয়ে নিচ্ছে, তার মানে এর ইলেকট্রন তো এর সঙ্গে চলে গেল, আর এর ইলেকট্রনটা চলে গেল এখানে। তাহলে এই এক্সটা যদি একটা ইলেকট্রন নিজেরটা লুজ করে যাবে, তাহলে বল না একটা ইলেকট্রন লুজ করার ফলে কি হবে? প্লাস সাসপেক্ট প্লাস হবে। আর এখানে মাইনাস, দেখো এখানে মাইনাস চলে এসেছে, এখানে এই তো ইলেকট্রন গেইন করেছে এটা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছিস? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। ঠিক আছে বেটা, চলো आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े बेनजीर? हाँ सर। क्लियर है रहा बेटा, समझ रही है? हाँ सर। और क्या नाम था बेटा? नाम भूल गया, महफूज। क्या नाम था? हुज़ैफा। समझ रहे बेटा? जी सर। ये आपका। दूसरा ये ध्यान में रखना बेटा यहाँ पे, दैट ये जो रिएक्शन अभी अभी आप लोग पढ़े, इसका एक नाम है। इस रिएक्शन का नाम है हैलोजिनेशन। अगर X जो होगा यहाँ पे बेसिकली वो क्लोरीन होता है या ब्रोमीन होता है। यानी अगर हम क्लोरीन इसका इस्तेमाल करेंगे तो रिएक्शन का नाम हो जाएगा क्लोरीनेशन, प्रोडक्ट होगा क्लोरोबेंजीन। अगर ब्रोमीन का इस्तेमाल करेंगे तो रिएक्शन का नाम हो जाएगा ब्रोमिनेशन और ब्रोमोबेंजीन। और ये जो X+ है
क्या आप लोगों को पता है कि केमिस्ट्री में पॉजिटिव आयन जो होता है उसका नाम कैसे दिया जाता है? उसका नाम ईएम पे खत्म होता है। जानते हैं ये रूल? पॉजिटिव आयन का नाम किस पे खत्म होता है बेटा? यम ईएम पे। जैसे कि बताओ तो इसका नाम क्या होता है? अमोनियम आयन। अमोनियम। लास्ट में ईएम मिल रहा है, अमोनियम, है ना? हाँ अगर आपसे हम पूछे कि इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियम पढ़े ना बेटा? हम्म, हाँ, इसका नाम सुन ले, इसका नाम है हेलोनियम। तो यहाँ पर बोर्ड लेवल पे ये क्वेश्चन पूछता है कि बेंजीन का हेलोजिनेशन करने पर इंटरमीडिएट का नाम बताओ। तो इंटरमीडिएट कौन बना बेटा? X प्लस हेलोनियम। अगर क्लोरीन होगा तो नाम क्लोरोनियम, ब्रोमीन होगा तो ब्रोनियम। लैंग्वेज समझ में आ रहा है? क्लियर है बेटा लोग? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक रिएक्शन हो गया है, अभी एक रिएक्शन हम लोग पढ़े और उस रिएक्शन का नाम क्या है? हेलोजिनेशन। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा रिएक्शन देखिए, दूसरा रिएक्शन देखिए। अगर आप बोलो ये कौन है? एल्काइल हैलाइड। अगर आप एल्काइल हैलाइड के साथ लिविस एसिड दे देते हो, और लिविस एसिड का नॉलेज ऑलरेडी ऊपर दी गया और इसलिए दोबारा रिपीट नहीं करेंगे नीचे बेटा, ठीक है? तो इस रिएक्शन का नाम है एल्काइलेशन। रिएक्शन का नाम क्या दिया गया? एल्काइलेशन, ठीक है? अब चलो इसका इलेक्ट्रोफिल को क्रिएट करते हैं। हमारा मेन टारगेट क्या है बेटा? इलेक्ट्रोफिल बनाना। तो इलेक्ट्रोफिल को बनाते हैं, देख तो ऐसे लिख सकते हैं, RX प्लस AlX3। सेम ऊपर वाला कंसेप्ट लगाओ तो बोलो तो ऐसा बनेगा R प्लस और AlX4 माइनस। माइनस। बोल बेटा लोग, समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है। और वंस वी गॉट आवर इलेक्ट्रोफिल, तो भाई अपना प्रोडक्ट बन गया। बोल क्या करेंगे? बेंजीन रिंग आर पे बैठा जाकर देंगे। के आर बैठा देंगे, दैट्स ऑल, है ना? और लॉजिक सुन, लॉजिक सुन, लॉजिक सुन। बोल रिएक्शन, पहला वाला रिएक्शन में हैलोजन की सॉरी बेंजीन रिंग के ऊपर कौन बैठा? पहला रिएक्शन में बेंजीन रिंग पे कौन बैठा? हैलोजन। नाम हैलोजिनेशन। हाँ, इसमें में कौन बैठा? एल्काइल आप बैठा। तो किस नाम से पढ़ते हैं बेटा? एल्काइल ना? एल्काइलेशन। नाम हाँ, एल्काइलेशन। लॉजिक समझ में आ रहा? जो जाकर बैठ रहा उसके हिसाब से उसको नाम दिया गया है। ए बुझा कि नहीं? सर है। चलो आगे, ठीक है? अब सुनो फिर से एक और। अब देखो, बताओ तो आप में से कौन बताएगा RCOX कौन है? ये कंपाउंड पहचान। एसिटिक क्लोराइड। एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड। ओ क्लोराइड कहाँ दिख गया? बोले ना, आज हम बोले ना हैलाइड। तबियत ठीक नहीं है बेटा। हाँ सॉरी। उनको एक्स क्लोरीन दिख रहा है गधा। हाँ, का नाम एसिड एसिड क्लोराइड है। हैलाइड। और यहीं पे बोलना चाहेंगे सबको कि बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा पंगा यही है। आप लोग 11 में कंपाउंड पे ध्यान नहीं दिए, किसको क्या कहते हैं, कौन किस फैमिली से बिलोंग करता है, आके 12 में फंस जाते, कंपाउंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, पढ़ोगे कैसे? जितना जल्दी से बाहर निकल जाओ आपके हक की बेहतर है बेटा, ठीक है? अब सुनो, अब यहाँ नीचे देखो, चलो क्या करने वाले, देख इलेक्ट्रोफिल जनरेट करने जा रहे हैं। बोलना समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम वही कंसेप्ट जो ऊपर अभी पढ़े बेटा, सेम चल रहा है। चेक कर, है ना? क्या क्या हाइड्रोजन को टाना, बॉन्ड को टान लिया, तो बॉन्ड को टाना तो प्लस आ गया, ठीक है? अब सुनो, ये इसका नाम है एल्काइलिनियम, इसका नाम है एसाइलिनियम। यानी बेंजीन रिंग पे कौन आके बैठेगा? असाइल ग्रुप, इसको असाइल कहते हैं, COR, इसलिए रिएक्शन का नाम हो गया असाइलेशन। समझो सब, लैंग्वेज को पकड़ो, समझो। सर एसाइल कोनटा? हाँ बोलो।
মানে অ্যাসাইল ওটা কোনটা? ACYLINIUM असाइलिनियम, इंटरमीडिएट का नाम असाइलिनियम और रिएक्शन का नाम असाइलेशन। अच्छा ठीक ठीक है। एंड द लास्ट टू रिएक्शन, these two reaction, alkylation and acylation, is known as Friedel-Crafts reaction। Friedel-Crafts reaction कहते हैं बेटा इसको। ठीक है, बोल बेटा 5 में से 3 रिएक्शन पढ़ा है, अभी तक समझ आया कि नहीं? बात बोल। हाँ सर समझ आया। हाँ सर समझ क्लियर है? तो आगे बढ़ेंगे, बोलना बेटा। देख लो, जी नजर सर। लगा लो। आगे बढ़े। हाँ जी, सर। आगे। अब बेटा देखना, बड़ा जी सर। आसान है यार, देख सोच के देख, इतना समझने के बाद देख अब इसको और इजी बना ले। ओ हैलोजिनेशन करना है, बेंजीन पे हैलोजन बैठा दे। अल्काइलेशन करना है, बेंजीन पे अल्काइल बैठा दे। असाइलेशन करना है, बेंजीन पे असाइल बैठा दे। दैट्स ऑल। ठीक, चलो कंटिन्यू करते हैं। बाकी 2 रिएक्शन इस पेज में देखते हैं, नेक्स्ट पेज में। तो हमारा रिएक्शन ऐसे चल रहा था, ये रहा बेंजीन और 4 नंबर रिएक्शन देखो क्या है। 4 नंबर रिएक्शन जो है बेटा, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर यूज होता है। ध्यान देना बेटा। बोल तो ये कौन है? ये कौन है? बोल। सर नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड है ना? और बोलना बेटा ये कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड है ना? अब देख होता क्या है, नाइट्रिक एसिड का OH और सल्फ्यूरिक एसिड का H, ये रिएक्ट करके क्या बना देता है बेटा? पानी, H2O। ठीक है। अब लॉजिक से बात करना, बोल OH प्लस ना माइनस? OH माइनस। माइनस। तो अगर यहाँ से माइनस निकला तो यहाँ प्लस बचेगा, प्लस। और H प्लस ना माइनस? H प्लस। तो मतलब ये माइनस होगा। माइनस। तो देख, तो हाँ। प्रोडक्ट लिख रहे चार्ज के साथ, समझ में आएगा कि नहीं बताना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। देख लो, सिंपल। ठीक। हाँ। चलो तो देखिए आप लोग को कितना लॉजिक है। NO2 को नाइट्रो कहते हैं, NO2 को नाइट्रो कहते हैं, जानते हैं ना आप लोग बेटा? हाँ हाँ यस सर। तो NO2 प्लस को क्या बोलेंगे? नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम। समझ रहे बेटा? हाँ। और अपने को पता चल गया हमारा इलेक्ट्रोफिल कौन? नाइट्रोनियम आयन। और नाइट्रो ग्रुप आया तो रिएक्शन का नाम हो गया नाइट्रेशन। देख लो, ठीक है। हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अगला रिएक्शन देखो बेटा, अगला रिएक्शन। अगला रिएक्शन में इस्तेमाल किया जा रहा सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा यहां देखना, बोलना तो ये कौन है? ये किसका फॉर्मूला है? H2SO4। अभी नहीं, अब बना H2SO4। देख H2SO4। है ना? हाँ। और ये किसका फॉर्मूला है बेटा? H2SO4। H2SO4। ठीक है। देख फिर से बात करना, और यहां से ये पार्ट निकल जाएगा बाहर। बोल OH2 प्लस ना माइनस? माइनस। OH2 प्लस ना माइनस? सर न्यूट्रल। OH2 तो न्यूट्रल वाटर तो। गधे लोग। न्यूट्रल। কি অবস্থা তোদের? न्यूट्रल सर न्यूट्रल है ना? तो अगर OH2 न्यूट्रल है तो इसका मतलब SO3 भी न्यूट्रल रहेगा, यहाँ तो कोई चार्ज का खेला नहीं आएगा। नहीं नहीं। अच्छा यहाँ पर H प्लस है, इसका मतलब ये माइनस होगा। हाँ सर। तो देख तो प्रोडक्ट हम बना रहे, फॉलो करना। SO3 न्यूट्रल, H2O के साथ H प्लस मिलकर H3O प्लस बना दिया, और यहाँ पर HSO4 माइनस हो गया। हाँ सर। हाँ क्लियर है बेटा लोग? हाँ। यस सर। आगे बढ़े। हाँ। तो बोल यहाँ हमारा इलेक्ट्रोफिल कौन? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन होगा। हाँ। क्लियर है बेटा? हाँ। आगे बढ़े। हाँ सर। यस सर। मजेदार चीज सुन बेटा, इस बार इलेक्ट्रोफिल हाइड्रोनियम आयन नहीं बल्कि ये पाया गया है। देखो बहुत कुछ मजेदार चीज आने वाला, समझना है एकदम ध्यान से, आराम से।
तब यहाँ एक सवाल उठेगा, उड़ी बाबा স্যার ये কি হলো, প্রথম চারটে रिएक्शन है प्लस, वो इलेक्ट्रोफिल या न्यूट्रल। इसीलिए बेटा देखो शुरुआत में आपसे सवाल पूछे थे कि बोल बेटा इलेक्ट्रोफिल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, न्यूट्रल होगा। आंसर था पॉजिटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। तो एक सवाल यहाँ बनता है कि सर ठीक है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिल होता है वो हम लोग समझ रहे, लेकिन इसमें भी तो प्लस है, तो ये इलेक्ट्रोफिल क्यों नहीं हो रहा है। आएंगे बहुत कुछ बात करेंगे इस पे। यहाँ तक मैटर ओके है? हाँ हाँ सर। सर। चलो एक एक करके आंसर देते हैं। नेक्स्ट पेज में आ रहे, सुनना ठीक है। पहला ये है कि H3O प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रोफिल क्यों नहीं है, हम लोग उस पर बात करते हैं। H3O प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रोफिल क्यों नहीं है, उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट पेज में आते हैं। ये बात करने से पहले आप लोगों के लिए एक और सवाल, ऑक्सीजन का कैपेसिटी बोल, ताकत बोल। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना सकता है? एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन दो बॉन्ड, बॉन्ड। 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 6 बॉन्ड, दो। 7 बॉन्ड, 8 बॉन्ड। कितना बॉन्ड बनाने का ताकत है नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन के पास? दो बॉन्ड। दो। क्या हर बच्चा अग्री कर रहा है? यस सर, बचपन से नर्सरी से पढ़ते हुए 2 बॉन्ड। हाँ सर। हाँ, हाँ, इसका बेस्ट एग्जांपल देखना, पानी 2 बॉन्ड बनता है ना। अल्कोहल 2 बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है। और खुद के साथ भी देखो तो 2 ही बॉन्ड बनाता है ना। हाँ लेकिन अगर ऑक्सीजन जोर दे के बॉन्ड बनाने का और एक तय दवा, तो बेटा एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने का ताकत है उसके पास। बोलो है ना। हाँ हाँ सर। क्या ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बना सकता है? ना। ना, ऑक्सीजन 4 बॉन्ड कहीं नहीं बेटा, ये ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी है। नॉर्मल कंडीशन पे 2 बॉन्ड बनाता है, ड्रास्टिक कंडीशन पे 1 बॉन्ड ज्यादा बनाता है, 4 बनाता है। ठीक है, हाँ। समझ रहा बात? यस। वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, और एक बात को समझो। एक बात का ध्यान दो बेटा, यहाँ रिएक्शन में, पहले वाले रिएक्शन में जिस एटम पे प्लस है वो एटम बेंजीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ध्यान दे। हाँ सर। दूसरा में ध्यान दे, तो पहला और दूसरा में उतना ध्यान देने का हाँ। जरूरत है, एक ही तो एटम है। क्या मजा तो आएगा तीसरा रिएक्शन में। तीसरा में 3 एटम है, आर है, सी है, ओ है। हाँ सी जाके बॉन्ड बैठेगा। किसके साथ बना? सी के कार्बन। उस एटम के साथ जिसपे प्लस चार्ज है, यही है ना। हाँ यस हाँ। सर। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि ये मेरा इलेक्ट्रोफिल है, ये कौन है बेटा? यही तो H3O प्लस है ना, यही तो हाँ सर। H3O प्लस है। तो अगर मान लेते ये इलेक्ट्रोफिल है, तो ये जाके बॉन्ड बनाएगा बेंजीन के साथ। कौन बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बनाएगा। और जब ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा तो अब कितना बॉन्ड हो गया बेटा? 4 बॉन्ड। तो ये पॉसिबल नहीं है। फॉर दिस रीजन हियर H3O प्लस विल नॉट बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफिल। एम आई क्लियर? हाँ सर। समझे बेटा लोग? हाँ सर। जैसे कि एक और बात समझो, NH4 प्लस ये भी कभी इलेक्ट्रोफिल नहीं बन सकता जबकि पॉजिटिवली चार्ज है। क्यों? बोल बेटा। नाइट्रोजन Already नॉर्मल कार्बन हो कंडीशन में जाएगा। कितना बॉन्ड बनाने का ताकत रखता है? 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड। जोर लगा के कितना बॉन्ड बना दिया? एक और बॉन्ड बना दिया, 4। अब ये 5वां बॉन्ड बनाने का ताकत नहीं है इसके पास, इसलिए अब ये नहीं बन सकता इलेक्ट्रोफिल। समझ में आ रहा बात? हाँ सर। तो बेटा हम पहला आंसर आपको एक्सप्लेन कर दिए कि यहाँ पर H3O प्लस पे प्लस चार्ज है, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रोफिल नहीं बनाएगा। है। ठीक। अब आते हैं कि ये SO3 यहाँ पर इलेक्ट्रोफिल का बिहेवियर कैसे शो कर रहा है। ठीक है, आइए उसको समझते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ देखिए, तो SO3 के मामले में अगर बात करेंगे बेटा हम लोग, तो SO3 का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान से देखो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SO3। ठीक है, यस सर। पता है? नहीं पता तो याद रखो, ये SO3 का स्ट्रक्चर। और यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना रहा है ना। अच्छा, क्या SO3 को ऐसे लिखा जा सकता है? देखना, तो फॉलो करना बेटा। हाँ सर, लिखा जा सकता है ना। और उसके बाद अगर इसका रेजोनेंस शुरू कर दे, तो रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? एक ही स्ट्रक्चर को और तरीके से लिखना। तो हम इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, उसके बजाय यहां कर देंगे, है ना। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर है?
हाँ सर हाँ सर यानी कि ये जो आखिरी का 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इन तीनों पे अगर ध्यान देंगे तो मामला ऐसा नहीं है। देख तो SO3 में थ्रू आउट सल्फर के माथा पे प्लस है और ऑक्सीजन के माथा पे माइनस है। डायग्राम से कनेक्ट कर। हाँ सर आ रहा बात समझ में? हाँ सर तो यहाँ पर क्या होता है बेटा कि जब बेंजीन रिंग पे SO3 का अटैक होता है तो कौन बॉन्ड बनाएगा बेंजीन रिंग के साथ? बोल। सल्फर एस एस ठीक है, तो एस बॉन्ड बना के अपना प्लस तो खत्म कर लेता है, लेकिन ऑक्सीजन का माइनस रह ऑक्सीजन जाता है पे बेटा, चार्ज वो माइनस वहीं रह जाता है। और याद कर, वो हम लोग H पिछले आएगा। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ते, वो तो लास्ट स्टेप में बाहर कौन निकलता है? H प्लस ना। हाँ वो वो H आके प्लस बैठ जाएगा। माइनस की खत्म करने के लिए यहाँ आकर जुड़ जाता है। दैट मीन्स इस मामले में हमारा प्रोडक्ट SO3H हाँ मतलब बेंजीन के ऊपर। बेंजीन के ऊपर। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा आखिरी वाले रिएक्शन में, अगर आप देखोगे पहला 4 रिएक्शन बड़ा अच्छा से चल रहा था, स्मूथली चल रहा था, लेकिन आखिरी वाले रिएक्शन में कई सारा मामला आ गया। H3O प्लस है पर वो इलेक्ट्रोफिल नहीं है, SO3 इलेक्ट्रोफिल है। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ रहे थे, लॉजिक क्या था भाई? जो इलेक्ट्रोफिल होगा उसको लेकर रिंग पे बैठा दो। लेकिन यहाँ पर SO3 इलेक्ट्रोफिल है, लेकिन रिंग पे SO3 के साथ और कौन आ गया? H आ गया। H है ना? वैसे इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। है ना? और ऊपर वाले हाँ। नाम को बताओ तो, कंपाउंड का नाम? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। ऊपर वाला नाइट्रोबेंजीन। तो अगर आप थोड़ा सा, और इस रिएक्शन का नाम सुन लो, इसका नाम है सल्फोनेशन। तो देखो ना, आपको बहुत आसानी से नाम सब जोड़ना सीखो थोड़ा सा। हम सल्फोनेशन करेंगे तो SO3H बैठाएंगे, नाइट्रेशन करेंगे तो NO2 बैठाएंगे, असाइलेशन करेंगे तो असाइल बैठाएंगे, अल्काइलेशन करेंगे तो अल्काइल बैठाएंगे, हैलोजिनेशन करेंगे तो हैलोजन बैठाएंगे। क्लियर है बेटा लोग? यस सर। ठीक, आगे बढ़े। हाँ सर। ये था आपके पास 5 रिएक्शन। ये 5 रिएक्शन कैसा था बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सुनो, आपके 11 में, क्लास 11 में आपके सिलेबस में बेंजीन था, आपके क्लास 11 में टॉल्यूइन था, क्लास 12 में अब आप आ गए तो आपको क्लोरोबेंजीन पढ़ने को मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन पढ़ने को मिलेगा। आप क्लास 12 में जब आओगे तो आपको फेनॉल पढ़ने को मिलेगा। आप क्लास 12 में जब आओगे तो आपको नाइट्रोबेंजीन पढ़ने को मिलेगा। आप क्लास 12 में जब आओगे तो आपको एनिलीन पढ़ने को मिलेगा। आप क्लास 12 में जब आओगे तो आपको बेंजोइक एसिड पढ़ने को मिलेगा। आप जब क्लास 12 में आओगे तो आपको बेंजल्डिहाइड पढ़ने को मिलेगा। समझ आ रहा खेला? हाँ। एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। और ये जितना बेटा रिएक्शन दिखाए, आपको कंपाउंड दिखाए, हर कोई 5-5 बार तो दिखाएगा ही। ESR हर कोई का 5 रिएक्शन है बेटा। इस 5 के अलावा और भी है, लेकिन ये 5 फिक्स्ड है सबके लिए, सब दिखाएगा। ये भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा। तो बेटा सोचो, तो अगर वो 5 का पैटर्न पकड़ लिए तो हमको सबको अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है। हाँ। समझ रहे हम क्या बताना चाह रहे हैं? यस सर। ठीक है, यहाँ तक समझ रहा बात? हाँ। लेकिन ये जो बाकी का मामला है, टॉल्यूइन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फिनॉल, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, बेंजोफेनोन, जितना भी आगे कंपाउंड मिलेगा, इन सब में आपको एक और थ्योरी पढ़ना होगा, तब जाकर के आपका ये पूरा मामला कंप्लीट होगा। ऑर्थोमेटा पैरा। उस थ्योरी को शुरू करने से पहले एक बार फिर से पूछेंगे, जितना भी बेटा बेटी, गधा गधी, ढक्कन ढक्कन, उल्लू उल्लू, बोल बेटा लोग। किसी को कोई भी दिक्कत है, डाउट है, बात कर। कुछ भी सवाल पूछना है पूछ सकते हो। স্যার SO3H কে HSO3 বলা যায়? হ্যাঁ, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যেহেতু এখানে সালফারের সঙ্গে বন্ডিংটা হচ্ছে, আমি যদি HSO3 লিখি তাহলে বন্ডিংটা H এর, তুমি যেভাবে লেখো না সেটা কোনো চাপ নেই। ऑर्गेनिक का यही तो मजा है बेटा, इसी में तो बच्चा लोग फंस जाता है। देखेगा, अरे दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल
बताओ तो ये कौन सा कंपाउंड है? चोचो? चोचो अबे चोचो का नाम बोलो। ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल है ना? आप हाँ। ग्लाइऑक्सल को ऐसे लिख सकते हो, आप ग्लाइऑक्सल को ऐसे लिख सकते हो, समझ रहा? आप ग्लाइऑक्सल को ऐसे लिख सकते हो, आप ग्लाइऑक्सल को ऐसे लिख सकते हो। देखो, समझ रहा बात? सब कोई प्लस इश्यू नहीं है। और कोई सवाल बेटा? अरे बोल या आगे बढ़े? नहीं सर, कोई सवाल नहीं। गुड, अब आगे सुनो, ध्यान से सुनना। तो अभी तक हम लोग ये लॉजिक पढ़े, समझना, अभी तक हम लोग ये लॉजिक पढ़े कि अगर बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे, है ना, तो लॉजिक सिंपल है बेटा, क्या करेंगे? उसको ला करके कहां बैठाएंगे? बेंजीन के रिंग के ऊपर। बेंजीन के रिंग के ऊपर बैठाएंगे, ठीक है। अब अगला सवाल देना, यहाँ पर ये नंबर दे दे रहे 1 2 3 4 5 6, बोल किस नंबर पे बैठाना चाहोगे? कोई फर्क नहीं पड़ता कोई है। सा भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी बैठा दे, एक ही हाँ। बात है। तो हाँ। चलो ऐसा करते, यहाँ बैठा देते, यहाँ बैठा देते। अब हाँ। अगर आपसे कहा जाए कि भाई इसका फिर से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराओ, अब आप यहाँ फंस जाओगे। हाँ। पहले तो रिंग खाली था बेटा, जहां मर्जी वहां बैठा दो, लेकिन जब दूसरा स्टेप में करने जाओगे तो फंस जाओगे, तीसरा करने जाओगे तो और फंसोगे। यही थ्योरी समझाने जा रहे, आगे का नियम समझाने जा रहे। समझ रहा क्या पढ़ाने जा रहे बेटा आगे? यस सर। ठीक है ना? पहले समझ लो आगे क्या पढ़ने वाले, ठीक है ना यहाँ तक? हाँ सर। जैसे 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 देखो, यहाँ पर उम्मीद करते हैं, वैसे जो थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम भी हम बताते हैं, इसका नाम है ओरिएंटेशन थ्योरी। जो पढ़ने जा रहे बेटा वो क्या है? थ्योरी का नाम ओरिएंटेशन थ्योरी। ओरिएंटेशन थ्योरी पढ़ने जा रहे। लेकिन ओरिएंटेशन थ्योरी पढ़ने से पहले, ओरिएंटेशन थ्योरी पढ़ने से पहले थोड़ा सा ओरिएंटेशन का मतलब समझ लो। तो बेटा सुन ले, बेंजीन रिंग में, सुनना समझ, अगर एक फंक्शनल ग्रुप बैठा हुआ, ओनली वन फंक्शनल ग्रुप कहीं पे भी बैठा हुआ, मान लो यहाँ ओनली वन, तब फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन नाम से पुकारा गया, यानी इस ओरिएंटेशन को ऑर्थो कहते हैं बेटा, इस ओरिएंटेशन को मेटा कहते हैं, और इसको पैरा कहते हैं। पैरा। ये जो ऑर्थो मेटा पैरा का कंसेप्ट है, ये तभी अप्लाई होगा जब बेंजीन रिंग खाली होगा, जब बेंजीन रिंग पे कोई बैठा होगा। जवाब दे। कोई बैठा होगा एक और बैठा होगा तो कितना बैठा होगा? 1 2 3, कितना? एक ओनली वन, तभी इस पे अप्लाई करेंगे, है ना? जैसे वंस मोर, एक और बार बात करते बेटा, कि अगर मान लो, अगर आपसे कहा जाए ये बेंजीन रिंग है और फंक्शनल ग्रुप यहाँ बैठा हुआ है, और आपको हम नंबरिंग दे दे रहे 1 2 3 4 5 6, तो बोल किस पोजीशन को आप ऑर्थो का नाम देना चाहोगे? 2 और 6 तीन 5 and 3 3 और 5। पैरा, 4 तो पैरा को याद रखना कि पैरा हमेशा एक होता है, ऑर्थो 2 बार मिलेगा, मेटा 2 बार मिलेगा, और पैरा हमेशा फंक्शनल ग्रुप का डायगोनली ऑपोजिट होगा। चेक कर, हर तरफ से देख ले, समझ ले, पैरा हमेशा फंक्शनल ग्रुप का डायगोनली ऑपोजिट होगा, ठीक है? हाँ सर। अब सुनो, और ओरिएंटेशन थ्योरी में बेटा पहला जो थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं वो थ्योरी क्या है? इसका नाम है ऑर्थो पैरा ओरिएंटेशन। ऑर्थो पैरा ओरिएंटेशन, ठीक है? ऑर्थो पैरा ओरिएंटेशन। अब सुनो होता क्या है, ध्यान से देखना। मान लो कि हमारे पास बेंजीन रिंग पे कोई एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप बैठा हुआ है जिसके पास लोन पेयर है। क्या है सर पे बेटा उसका? लोन पेयर। या मान लो
उसके जगह पे लोन पेयर के जगह पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। चलो अभी हम लोग लोन पेयर से काम करते हैं। अब ये लोन पेयर बेटा यहाँ पर आएगा, रेजोनेंस शुरू करेगा तो ये यहाँ पर चले आएगा और यहाँ से इसका रेजोनेंस दिखा रहे, देखो यहाँ पर। इस रेजोनेंस में अब क्या होगा बताओ तो? देखो तो ऐसा कुछ होगा, डबल बॉन्ड Z प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ एक बॉन्ड होगा, यहाँ एक बॉन्ड होगा। देख लो बॉन्डिंग कैसे मूव करा, क्लियर कर लो बेटा। हाँ सर। ठीक है, अगला स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए आएगा, बॉन्ड नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो नेगेटिव था वो बॉन्ड बनेगा और जो बॉन्ड था वो चार्ज में कन्वर्ट होगा। तो ये चार्ज बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये बॉन्ड चार्ज में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड Z प्लस। बोलो ठीक चल रहा गाड़ी? अगले स्टेप में क्या होगा, अब ये वाला बॉन्ड बनाने के लिए कन्वर्ट होगा, ये बेटा कहाँ चला जाएगा, चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ एक बॉन्ड आ चुका है, यहाँ एक बॉन्ड आ चुका है, यहाँ पर एक चार्ज है और यहाँ डबल बॉन्ड Z प्लस है। अब आखिरी स्टेप में देखो क्या होता है, ये जब यहाँ आएगा ये वापस चला जाएगा, यानी आखिर में देख तो क्या हुआ, ऐसा कुछ बना, दिस सिंगल बॉन्ड और Z के माथा पे लोन पेयर वापस आ गया। देखो तो ठीक है सर ये भी डांसिंग रेजोनेंस है क्या? अब बेटा, डांसिंग रेजोनेंस यही है क्या? ना बेटा डांसिंग रेजोनेंस अलग चीज है बेटा, आप दूसरी जगह चले जाए। डांसिंग रेजोनेंस यहाँ नहीं है, ये सिंपल रेजोनेंस है, द मोस्ट कॉमन रेजोनेंस। और साथ ही साथ याद रखना बेटा, इस वक्त जो आपको हम दिखा रहे ना, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे ना, इस वक्त आप कितना सारा कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप एक साथ पढ़, आपको अंदाजा नहीं, सब दिखाएंगे। याद रखना बेंजीन हमेशा 5 RS बनाएगा, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। 5 दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, अब सुनो, अगर इन पांचों रिएक्शन का हाइब्रिड लेते हैं, सबको मिक्स कर दो, ये पांचों को हाइब्रिड में है, तो देखो पांचों को मिला करके हम ऐसा कुछ दिखाने का कोशिश करें, फॉलो करना। पांचों को मिलाने के बाद यहाँ पर Z, ये बीच में ये जो पाई बॉन्ड घूम रहा था, घूमते घूमते इसी को तो दिखाते ना बेटा, ये जो पाई बॉन्ड घूम रहा है उसको गोल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक ओके। अब मेरा सवाल का जवाब देना कि थ्रू आउट द रेजोनेंस इस बेंजीन रिंग का किस किस लोकेशन पे नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिला? आप बोलेंगे सर यहाँ पे देखने को, ऑर्थो और पैरा पे, यहाँ पे देखने को मिला और यहाँ पे देखने को मिला, नहीं? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। और अब अगर आपको हम बोलेंगे कि ये ले बेटा इलेक्ट्रोफिल अटैक करवा, तब आप नहीं बोलेंगे सर यहाँ 2 प्रोडक्ट बनने का चांस है। ऑर्थो और पैरा। ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रोफिल यहाँ अटैक कर सकता है, और अगर पैरा पोजीशन पे नेगेटिव है तो यहाँ अटैक कर सकता है। देख तो समझ में आ रहा है? हाँ सर। क्लियर कर? यस हाँ सर। सर। है ना? तो ये तो हो गया बेटा मैकेनिज्म, टेंशन लेने का नहीं, आराम से। ये उन लोगों के लिए जो डिटेल में पढ़ना चाह रहा है एकदम, लेकिन जो लोग फाकीबाज है उसके लिए भी अब उपाय सुन ले। क्या है उपाय? ये है कि आप ऐसे याद रखो कि हर वो फंक्शनल ग्रुप जिसके माथा पे नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर होगा, वो हमेशा ऑर्थो पैरा पे इनवाइट करेगा इलेक्ट्रोफिल को अटैक के लिए। वो मैकेनिज्म यहां दे दिए बेटा, समझा दिए क्यों, और ये उसका शॉर्टकट आपका आउटपुट निकाल के दिमाग में बैठा लो। जैसे एक एक करके जवाब देना। OH ग्रुप तो भाई NH2 ग्रुप, हैलोजन, ये सब कैसा बिहेवियर शो करेगा बेटा? ऑर्थो पैरा। ठीक है, यहां तक समझा खेला? हाँ। याद रखने का तरीका ये होगा कि हर वो फंक्शनल ग्रुप जिसके माथा पे नेगेटिव लोन चार्ज पेयर। होगा या लोन पेयर होगा, वो ऑर्थो पैरा होगा। ओरिएंटिंग। और इस तरह का फंक्शनल ग्रुप का एक नाम होगा, नाम भी सुन ले क्या है। इस तरह का फंक्शनल ग्रुप का नाम जो बेटा जिसके माथा पे नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, इस तरह का फंक्शनल ग्रुप का नाम होगा ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग ग्रुप। इसका नाम होगा बेटा ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग ग्रुप। इसका एक और नाम होगा
रिंग एक्टिवेटर, रिंग एक्टिवेटर। यहां तक ओके है? यस सर। आगे बढ़े? हाँ सर। तो यहां समझो, ऑर्थो पैरा ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन थ्योरी का बेटा एक हिस्सा पढ़ लिए, नंबर 1 था। अब नंबर 2 पे आओ, नंबर 2 पे आओ। नंबर 2 का नाम होगा मेटा ओरिएंटेशन। ठीक है, अब सुनो, मान लो कि हमारे पास बेंजीन रिंग पे कोई एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप बैठा हुआ है जिसके पास पाई बॉन्ड है। अब यहां देखो, यहां का रेजोनेंस शुरू करने जा रहे हैं, यहां का रेजोनेंस शुरू करने जा रहे हैं। ये पाई बॉन्ड बी की तरफ, बेंजीन का पाई बॉन्ड इधर। चेक कर, सारा बॉन्ड का मूवमेंट क्लियर कर, कौन बॉन्ड किधर गया, किधर प्लस बना, किधर माइनस बना। कोई डाउट है तो पूछ। ठीक है, हाँ सर। कंटिन्यू करते हैं। अब देख, अगला स्टेप में क्या होता है कि ये पाई बॉन्ड यहां चला जाता है। तो जैसे ही ये पाई बॉन्ड यहां जाएगा, तो अब ये कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो तो, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया, ये तो पहले से ही था, ये भी पहले से था। अब प्लस चार्ज यहां आ जाएगा। फिर क्या होगा अगला स्टेप में, ये वाला पाई बॉन्ड यहां माइग्रेट करेगा बेटा। जब ये इधर चले आएगा तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा आपको। प्लस यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड ए बी माइनस। ठीक, और सबसे आखिरी स्टेप में क्या होगा कि ये चार्ज वापस इधर आएगा, ये वापस इधर चला जाएगा, और आपका रेजोनेंस प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो देखो, रेजोनेंस कंप्लीट किया हमने। अब अगर आपसे फिर से पूछेंगे कि थ्रू आउट द रेजोनेंस बेंजीन रिंग पे कहां कहां पे कौन सा चार्ज दिखा, बोल। यहाँ प्लस दिखा, यहाँ प्लस दिखा, यहाँ प्लस दिखा। हाँ। और हम लोग जो रिएक्शन पढ़ रहे, रिएक्शन का नाम बोल। इलेक्ट्रोफिलिक Beta सब्स्टिट्यूशन। orientation. इलेक्ट्रोफिल, यानी हमारा अटैकिंग रीजन कौन है, इलेक्ट्रोफिल है। तो बोल, तो इलेक्ट्रोफिल प्लस पे अटैक कर पाएगा? नहीं। नहीं सर. कौन पोजीशन पे अटैक कर पाएगा? सिर्फ मेटा पे। तो सुन लो यहाँ पर, ये तो बहुत पसंद करता ना, जहां माइनस होता तो अटैक करता, यहाँ तो माइनस है नहीं, ऑर्थो पे प्लस है, पैरा पे प्लस है। उसका मजबूरी बन जाता है कि वो मेटा पे अटैक करेगा और एक प्रोडक्ट देगा। समझ में आया? हाँ सर. याद रखना, मेटा ओरिएंटेशन एक लैंग्वेज, फिर से बोले, याद रखना, मेटा ओरिएंटेशन पे इलेक्ट्रोफिल मेटा पोजीशन पे अटैक कर रहा है, पर वो मजबूरी है उसका। याद रखना, वो खुशी खुशी नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ देखो, बड़ा बिंदास खुशी खुशी अटैक होगा, नहीं सोचो तो, ई प्लस है, उधर माइनस है, एकदम प्लस माइनस बिंदास अटैक हो रहा है। लेकिन यहाँ मजबूरी होता है। ये सब लैंग्वेज समझ, ये इस सब बात पे ध्यान रखोगे तो देखो बहुत कुछ समझ में आएगा। सुनो, ऐसा कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिसके पास या तो पाई बॉन्ड हो या प्लस चार्ज हो, वो किस नाम से जाना जाएगा, मेटा ओरिएंटिंग ग्रुप। ओरिएंटिंग ग्रुप। इसका एक और नाम, रिंग डीएक्टिवेटर। अब समझो इसको रिंग डीएक्टिवेटर क्यों कहा जा रहा है, तो ये मैकेनिज्म से समझ में आएगा। देखो तो, क्या ये पाई बॉन्ड का रेजोनेंस की वजह से रिंग पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। प्लस आ गया ना, रिंग पे प्लस चार्ज आया ना। हाँ। तो कहीं ना कहीं आप बोलोगे ना कि रिंग डीएक्टिवेट हो गया। देखो तो, ई प्लस के लिए बोलो ना, ई प्लस के लिए एक्टिवेशन कौन होगा, माइनस ना प्लस? माइनस. है ना। तो यहाँ पर देखो,
यहाँ पर रेजोनेंस के वजह से पूरे रिंग के ऊपर एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनता है बेटा, माइनस का। इसलिए इस तरह का फंक्शन ग्रुप को किस नाम से पुकारते हैं हम लोग? रिंग एक्टिवेटर। एक और नाम भी सुन लो, इस तरह का फंक्शन ग्रुप को एक और नाम से पुकारते हैं हम लोग, ईडीजी। फुल फॉर्म बोल रहे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इस तरह का फंक्शन ग्रुप जो रिंग डीएक्टिवेट करता है बेटा, उसका एक और नाम है ईडब्ल्यूजी। नाम? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। हाँ, अब देख सारा कुछ आंसर इसी में मिलेगा है। ध्यान दे, रेजोनेंस पे ध्यान दे, रेजोनेंस पे ध्यान दे और बोल कि रेजोनेंस के टाइम पे रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ या रिंग से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला गया? पहला स्टेप में देख, पहला स्टेप में देख। डोनेट हुआ है ना, रिंग में आप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे बेटा। अरे बेटा सोच ना, रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तभी तो रिंग पे नेगेटिव आएगा। हाँ सर। है ना? लेकिन यहाँ का रेजोनेंस में देख तो, पहला स्टेप में देख तो क्या हुआ? विथड्रॉ हुआ इलेक्ट्रॉन मान लिया बाहर। चेक कर, हाँ है यस ना? इसलिए इसको किस नाम से पुकारेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। हाँ और याद रखने का तरीका फिर से बता दे रहे, जिसके पास, एक बार फिर से बोल रहे बेटा, नेक्स्ट पेज में आ जा। जिसके माथा में लोन पेयर होगा या नेगेटिव होगा, आप उसको किस नजर से देखोगे? ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग ग्रुप पे नजर से देखोगे, या फिर रिंग एक्टिवेटर के तौर पे देखोगे, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के तौर पे देखोगे। लेकिन जिसके पास पाई बॉन्ड या प्लस चार्ज होगा, आप उसको मेटा ओरिएंटेशन के हिसाब से देखोगे, रिंग डीएक्टिवेटर के हिसाब से देखोगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के हिसाब से देखोगे। एम आई क्लियर? हाँ सर। तो चलो हाँ सर। यहाँ देखो, NH2 NO2, बोल कौन एक्टिवेटर कौन डीएक्टिवेटर, कौन ऑर्थो पैरा कौन मेटा? NH2 एक्टिवेटर, NO2 डीएक्टिवेटर। आप बोलेगा सर ये देखिए, यहाँ पर तो नाइट्रोजन का माथा पे लोन पेयर है, हाँ और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिन में ये पाई बॉन्ड आ गया इसके पास। इसका हाँ। मतलब ये रिंग डीएक्टिवेटर है और ये रिंग एक्टिवेटर है। समझ में आ रहा खेला? यस सर। हाँ सर सर। आगे बड़े बेटा लोग, স্যার NO2 স্ট্রাকচারটা বুঝতে পারলাম না। হ্যাঁ বল। NO2 তে মানে আমি কি বললাম? ডাবল বন্ড যার আমার কথা শুনো, আমি কি বললাম? যার কাছে পাই বন্ড হবে সে রিংটাকে ডিঅ্যাক্টিভেট করবে, আর যার কাছে লোন পেয়ার হবে সে রিংটাকে অ্যাক্টিভেট করবে। এইটুকু বুঝেছিস? হ্যাঁ স্যার। আমি দুটো স্ট্রাকচার ড্র করে দেখিয়েছি, NH2 NO2, বল কার মধ্যে পাই বন্ড পাচ্ছিস? NO2 এর মধ্যে। ওটা রিং ডিঅ্যাক্টিভেটর হয়ে গেল। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছিস? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। चलो ना फिर से बात करते हैं, बोलना बेटा। COOH CHO माने ऊपर वाला एसिड है, ये एल्डिहाइड है। कीटोन, बोल इसमें कौन एक्टिवेटर कौन डीएक्टिवेटर? बोलेगा सर सबकोटा डीएक्टिवेटर। देखेगा सब देख, सब डीएक्टिवेटर। डबल बॉन्ड Double OH bond पाई है। बॉन्ड है। CHO का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? C डबल बॉन्ड OH, इसमें भी पाई बॉन्ड है। कीटोन में C डबल बॉन्ड O पाई बॉन्ड है, ये सब डीएक्टिवेटर है। हाँ सर। हाँ सर। ये ट्रिक है बेटा, याद रखने का तरीका बता दे रहे, रटना नहीं पड़ेगा आपको बस। हाँ लेकिन अब आप फंसोगे कहाँ बता दे रहे। अभी भी कुछ बेटा बेटी लोग हैं जिसको पता नहीं एसिड कौन, अल्डिहाइड कौन, कीटोन कौन, उसका स्ट्रक्चर क्या है बेटा, आप फंस जाओगे। इतना बेसिक नहीं मालूम रहेगा तो कैसे गाड़ी चलेगा, बोल बेटा। हाँ। ये गड़बड़ है बेटा, जितना जल्दी ठीक कर लो आपके लिए अच्छा है। आगे बढ़े बेटा लोग। हाँ सर। देखो अभी तक जो पढ़ाई किए, अभी तक जो पढ़ाई किए उसके ऊपर एक क्वेश्चन पे बात करते हैं तो पिक्चर और क्लियर होगा। और जो पूछेंगे वो जवाब देना, जो पूछेंगे जवाब देना। बोलो इस रिएक्शन का नाम क्या, इस स्टेप का नाम क्या? क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन। और इस स्टेप का नाम क्या? नाइट्रेशन। आपको हम दो काम करने को बोले, बोले भाई पहले बेंजीन का क्लोरीनेशन कर, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाइट्रेशन कर। अब क्वेश्चन का दूसरा भाग देख, बोल क्या करने को बोल रहे बेटा आपको बेंजीन का? नाइट्रेशन। क्या करने बोल रहे बेटा? फिर क्लोरीनेशन। हाँ, क्लोरीनेशन। दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या पड़ा बेटा बोल तो? आगे पीछे कर दिया, पहले आगे वाले पीछे पहले कर क्लोरीनेशन दिया। बाद में नाइट्रेशन, और दूसरे हाँ। वाले में पहले नाइट्रेशन और फिर क्लोरीनेशन। है ना। तो देख तो डायरेक्ट आंसर लिखे, हाँ। आपको मैकेनिज्म ऊपर का जरूरत क्लोरीन। नहीं है। बोल नहीं। ये बनेगा। हाँ। यस सर।
और यहाँ ये बनेगा नहीं। हाँ sir. यस सर बिल्कुल। हाँ सर। लेकिन जब दूसरे स्टेप में जाएंगे फर्क होगा। तो लोन पेयर वाला मामला है। हाँ और नाइट्रेशन मतलब का दो मतलब कौन आएगा, NO2 आएगा। दो प्रोडक्ट कहाँ आएगा, एक ऑर्थो पे ऑर्थो आएगा पे और एक प्रोडक्ट में पैरा और पे पैरा आएगा। पे आएगा, है ना। हाँ लेकिन NO2 तो मेटा ओरिएंटिंग ग्रुप है, हाँ सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होगा, मेटा पे सिर्फ बस एक क्लोरीन ही है। प्रोडक्ट होगा, पैरा पोजीशन पे क्लोरीन चला जाएगा। देख क्वेश्चन समझ में, अभी तक जो पढ़े उसका एक एग्जांपल समझा दे, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बोल। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। कोई भी डाउट है तो बोल। ना सर। आगे बढ़े बेटा। हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो आज आप लोग एक होमवर्क देते हैं, सारा बेटा लोग सुन ले। बुक, नेट, गूगल बाबा, यूट्यूब माता, जहां से हो आप लिस्ट बना करके लेकर के आओ। ऑर्थो पैरा का ओरिएंटिंग ग्रुप का लिस्ट कौन कौन है और मेटा का लिस्ट बना करके लेकर आओ। समझ में हम क्या होमवर्क दिए बेटा। यस सर। और साथ में ये भी पता करके आना है कि उसका स्ट्रेंथ ऑर्डर वो भी आपको खोज कर लाना है। जैसे कि बोल OH और NH2, बोल इन दोनों में कौन ऑर्थो पैरा कौन मेटा है, इन दोनों में। OH दोनों OH ortho दोनों para. ऑर्थो पैरा है। दोनों ही ऑर्थो पैरा है। हाँ, लेकिन अगर पूछेगा कौन स्ट्रॉन्गर ऑर्थो पैरा है तो आंसर है NH2। NH2। इसके लिए बेटा कोई लॉजिक नहीं, एक्सपेरिमेंटल एक चार्ट है पूरा, वो चार्ट को आपको चाटना होगा और कुछ नहीं। वो चार्ट आपके बुक में भी दिया हुआ है, नेट पे भी मिलेगा, वो चार्ट तैयार करके लेकर के आइए। तो चार्ट के बेसिस पे आपको प्रॉब्लम बनाना सिखाएंगे, लेकिन जब तक चार्ट को चाटोगे नहीं बेटा काम नहीं होगा। जैसे कि NO2, CHO दोनों मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, लेकिन ये स्ट्रॉन्गर है। तो कौन स्ट्रॉन्गेस्ट। कौन वीकर, उसका एक लिस्ट है बेटा, आपके बुक में भी दिया हुआ है और अदर्स में भी दिया हुआ है। समझ में आया क्या बोले करना है आपका होमवर्क। हाँ सर। पहले तो लिस्ट बनाओ कौन कौन ऑर्थो। अब बेटा ऑर्थो पैरा लिस्ट बनाने का जरूरत ही नहीं है बेटा, आपको तो ट्रिक सिखा दिया ना। हाँ तो हमको जरूरत का क्या याद रखना पड़ेगा, कौन स्ट्रॉन्गर है और कौन वीकर है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गर वीकर का कंसेप्ट पकड़ोगे बेटा तो जेई और नीट का क्वेश्चन हम समझा पाएंगे। ठीक है सर। फिलहाल यहाँ तक मैटर क्लियर है बेटा। हाँ सर। हाँ? हाँ सर। बहुत अच्छा। तो चलो तब कुछ क्वेश्चन खेलते हैं। थ्योरी ओवर हो गया, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि क्लोरीन का क्लोरीनेशन करो, क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनेशन करो, तो बोलो आंसर क्या होगा। एक बार ऑर्थो पोजीशन पे आएगा और एक क्लोरीन, और दूसरे प्रोडक्ट में पैरा पोजीशन पे आएगा। एनी डाउट। नो डाउट। वेरी गुड। अगर आपसे हम बोले कि बेंजल डिहाइड का ब्रोमिनेशन करो, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, मेटाते আসবে। मेटाते আসবে। ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ बहुत हाँ, अच्छा। अगर आपसे हम बोले COOCH3 इसका ब्रोमिनेशन करो, सिर्फ मेटा पे आएगा सर। अगर आपसे हम बोले बेटा OCOCH3 का ब्रोमिनेशन करो, और স্যার আগেরটা বুঝতে পারলাম না, বিআরটা মেটাতে কেন আসলো? तो बोलते হবে ना, हम तो पहले ही बोले बेटा, आप बोलोगे हम जरूर बोलेंगे মেটাতে কেন এলো। চলো বোঝাচ্ছি। এই ফাংশন গ্রুপ আমার, এটাকে আমি হ্যাঁ। আবার খুলে দেখাচ্ছি, হ্যাঁ দেখবি। বলো
বেনজিন রিং এর সঙ্গে যে অ্যাটম যুক্ত আছে তার কাছে পাই বন্ড আছে, হ্যাঁ আছে পাই বন্ড, আর যার কাছে পাই বন্ড থাকবে কি পড়ালাম রে, কোথায় যাবে? মেটাতে যাবে। মেটাতে যাবে, চলে গেল মেটাতে। বুঝেছিস? মানে আমাদের ওই ফাংশনাল গ্রুপটাকে দেখতে হবে। হ্যাঁ, তুই তখন থেকে কি ভাবছিস? ক্লিয়ার একদম, যা মনে আছে বলে দে, ওই ভুলটা ঠিক করে দেবো রে। না আমি ভাবছিলাম ওই যেমন আগের গুলোতে Cl2 Br2 না আগেগুলো কি সব একই পড়েছি, কোনো ডিফারেন্স নেই রে, ক্লিয়ার কর, নাহলে তুই গন্ডগোল করে দিবি। যা বাবা, তুই তো পুরো গন্ড গোল গোল করে দিলি রে। বুঝতে পেরেছি আমি। হ্যাঁ ताले सुने नहीं, बाकी बेटा लोग सुन ले, कोई बात नहीं बेटा, इस तरह की गलती होता है तो ध्यान से सुन। एक कहानी सुनाते, उसके बाद आए 5 मिनट का ब्रेक, एक कहानी सुनेंगे। कहानी सुनो। कहानी ये है कि कौसोनी बेटा सुप्रोबो सुश्रिक, আজকে তো সুশ্রিক বলে দিয়েছে নিজে বাড়ি চেঞ্জ করছে, জানিস তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, ও কোথায় ছিল? প্লুটোতে না কোথায় ছিল, এখন বোধহয় মার্সে না কোথায় যাচ্ছে, ও বাড়ি চেঞ্জ করেছে। सुनेगा, कहानी सुन, ध्यान से सुनना। ये देख, मान लो कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स्थ फ्लोर, पूरा बिल्डिंग खाली पड़ा हुआ है। कौशुनी को बोला जाओ बेटा इस बिल्डिंग में रहो। बोल कौशुनी किस फ्लोर में जाके रहेगी? लॉजिकल आंसर बेटा, एकदम लॉजिक पे बात करना। স্যার 1। ফার্স্ট ফ্লোর। না কেন ফার্স্ট ওই ফ্লোর? স্যার, তবে স্যার পুরো বিল্ডিং ফাঁকা, যেখানে ইচ্ছে সেখানে থাকবো। ও আচ্ছা, হ্যাঁ लॉजिक यूज कर, लॉजिक यही कहेगा ना, হ্যাঁ बिल्डिंग যেখানে फाका, ठीक। हाँ। तो मान ले कौशुनी आकर के फोर्थ फ्लोर पे सेटल हो गई, मान लो यहाँ कौशुनी आके सेटल हो गई, ठीक है। अच्छा हाँ। याद रखना बिल्डिंग मेरा है, ध्यान रखना बिल्डिंग का मालिक हम है बेटा, हाँ। ठीक है। हम रहने की आपको इनवाइट किया कि आप आके रहो, तो कौशुनी को बोले जाओ बेटा रहो, तो कौशुनी कहाँ बेटा चलेगी? पूरा बिल्डिंग फाका, जहां मर्जी वहां फोर्थ फ्लोर पे सेटल हो गई। अब अगर सौनक को भेजेगा या सुप्रभो को भेजेगा कि जा बेटा बिल्डिंग में रह, बोल कहाँ रहोगे, कहाँ স্যার रहना 4 होगा? বাদ দিয়ে যে কোনো একটা। फोर्थ हैं? फ्लोर को छोड़ के 4 বাদ দিয়ে যে কোনো একটা। नहीं, यही तो गड़बड़ है बेटा, 4 बात दिए जे कोनो एकटा न है। सुन ले, 3 और 5 प्रॉपर्टी सुन ले बेटा, हम पूरा लॉजिक ऑफ फैक्ट पे बात कर, सुन तो सही। प्रॉपर्टी एक ऐसा चीज है बेटा कि अगर आप किसी को रहने दे दो, वो खुद को उसका मालिक समझ बैठता है। मालूम है ये प्रॉपर्टी, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमन बीइंग का। आप किसी को देकर एक बार चाहो तो ट्रायल ले लो बेटा, अगर नहीं, अगर यकीन हो रहा तो आप अपना घर मेरे को दे करके देखो, हम वापस देंगे ही नहीं बेटा। ये प्रॉपर्टी के मामले में होता है, तुम दो, वो अपने आप को उसका मालिक समझने लगेगा। तो बोल अभी बिल्डिंग का मालिक खुद को कौन, बिल्डिंग का मालिक कौन खुद को कौन समझ रहा है? बोल कौशुनी, बिल्डिंग है ना। हाँ। তো কৌশিনী বলেগি সৌনককে, এ সৌনক আমি যেখানে বলবো তুই সেখানে থাকবি, কেন? আমি মালিক, ठीक। हाँ। गल्प समझ रहा रे? हाँ। सौनक भी मन मन में सोचता है ठीक है, हमको तो मालूम है कौशुनी तो मालिक है नहीं, मालिक तो कोई और है, एक बार हमको आने दे बेटा फिर हम समझेंगे। तो दैट मीन्स बिल्डिंग में आने के लिए डायरेक्शन कौन देगा कि कहाँ आना है? जो आएगा वो डायरेक्शन देगा कि जो पहले से बैठा हुआ वो डायरेक्शन दे रहा? जो पहले से बैठा वो डायरेक्शन। हाँ। तो मान लो कि कौशुनी बोला सौनक या सुप्रभु को कि तुम जाके सेकंड फ्लोर पे सेटल हो जाओ, यहाँ के सेटल हो गया। अब बोला सुश्रिक को जा बेटा तुम रह, तो बोल सुश्रिक कहाँ रहेगा? अब बोल। আমরা দুজনে যেখানে বলবো। नहीं, अब सुन ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से सुन, मालिक कौन है? कौशुनी ना सुप्रभु? कौन मालिक है? दोनों में से तो कोई नहीं है। दोनों को पता है कि मालिक कोई नहीं है, लेकिन अपने आप को मालिक वाला फीलिंग तो आएगा, जेटा हमार प्रॉपर्टी होगा। क्या? सुन, कौशुनी और सुप्रभु में जो स्ट्रॉन्गर होगा बेटा उसका हुकूमत चलेगा बिल्डिंग पे। अगर कौशुनी स्ट्रांग होगी तो सुप्रभु का आती उस पर डोमिनेट कर जाएगी, जय हमार कथा सुनते होगे तो दे। और अगर सुप्रभु स्ट्रांग है तो आती उसके ऊपर चल जाएगा, ये मेरा बात चलेगा।
दैट मीन्स बोल थर्ड पार्टी किसका डायरेक्शन को फॉलो करेगा? स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर वाला, Strong. डोमिनेटिंग वाला। यही वजह है कि आपको हम थोड़ी देर पहले एक होमवर्क दिए बेटा, पता करके आओ कौन स्ट्रॉन्गर है कौन वीकर है। समझ रहा खेला? हाँ स्ट्रॉन्गर और वीकर का खेला कब जरूरत पड़ेगा? जब थर्ड मेंबर ढुकेगा। अभी तक तो आपको हम 2 ही मेंबर का खेला सिखाया। देखो अभी तक हम क्या सिखाया। तो अब इसी क्वेश्चन को अगर बेंजीन रिंग के हिसाब से सोचो तो हम आपको 6 फ्लोर बोला, यहाँ 6 कॉर्नर है। बोल पहला इलेक्ट्रोफिल दिया, कहाँ जाएगा? कहानी को मैच कर जहाँ जहां मर्जी मर्जी जाएगा, है ना? जहां मर्जी हाँ। जाएगा। लेकिन अगर दूसरा मेंबर आएगा तो कहाँ जाएगा? तो ये डिसाइड करेगा कहाँ जाएगा। तो वो और ये कैसे डिसाइड करेगा? इस पे चेक कर, किसके पास लोन पेयर है ना माइनस है। अगर लोन पेयर माइनस है तो कहाँ बोलेगा? ऑर्थो पे जाओ, पैरा पे जाओ। और अगर इसके पास प्लस हुआ, पाई बॉन्ड हुआ, तो इसको कहाँ पे आने को बोलेगा? मेटा पे जाओ। मेटा पे। समझ रहे हो बात? यस सर। कौन डिसाइड करेगा? जो बैठा हुआ वो डिसाइड करेगा कि आने वाला मेंबर कहाँ जाएगा। हाँ क्लियर है बेटा? कहानी समझा पूरा? यस। वापस आ जा, वापस आ जा। चलो ये रहा आपका क्वेश्चन। फिर से बोलो। इसका आंसर तो बोले नहीं बेटा, इसका आंसर दो। ओ देखो बेटा समझाते हैं। देख देख सुनो, एक चीज बता सर, रहे ये हैं। ऑर्थो और पैरा पे। नेक्स्ट पेज में देखो, नेक्स्ट पेज में देखो बेटा। इसके लिए ना आपको थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए। हाँ ऐसे देखोगे खेल थोड़ा सा घुमा है। देख तो ऊपर में 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन और 1 CH3 है इस वाले में। और इसमें हाँ। देख तो हाँ सर। 1 ऑक्सीजन इधर है, इसमें 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। देख तो दोनों सेम टू सेम है, हाँ। लेकिन स्ट्रक्चर Quantity दोनों डिफरेंट में में है। सेम टू सेम difference नहीं है। क्योंकि अगर हम हाँ। इसका स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे तो अपने को पता चलेगा C डबल बॉन्ड O OCH3। और इसका स्ट्रक्चर को बेटा अगर आप ड्रॉ करके देखोगे तो आपको पता चलेगा OC डबल बॉन्ड OCH3। OCH3 हाँ सर। यानी कि पहला वाला मामला में जो एटम रिंग के साथ अटैच है उसके पास पाई बॉन्ड है। लेकिन दूसरे वाले मामले में जो एटम रिंग के साथ अटैच है उसके पास लोन पेयर है। यानी अगर हम इसमें इलेक्ट्रोफिल देंगे तो ये मेटा पोजीशन पे जाएगा, और अगर हम इसमें इलेक्ट्रोफिल देंगे ऑर्थो और पैरा। खेल समझ रहा? यस हाँ सर। सर। क्लियर है? यस हाँ। सर। यस सर। तो इस क्वेश्चन का आंसर दे, 4 आना देंगे। ये वाला क्वेश्चन बेटा वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस, नीट परीक्षा, जेई परीक्षा सब में पूछा है। आंसर दे, कहा जाएगा? मेटा। बोल। मेटा। मेटा पे। किसी को कोई डाउट? नहीं सर। आगे बढ़े। नहीं सर। हाँ सर। वेरी गुड। हाँ, सर। आंसर है ऑर्थो पैरा। मेटा ऑर्थो नहीं है। पैरा। क्यों नहीं है अब वो समझाने जा रहे हैं। दोबारा देख, देखेगा इसको हम फिर से लिख रहे, फॉलो करेगा। देख तो बेंजीन रिंग है। बोल बेंजीन रिंग के हाँ। साथ कौन अटैच है? C डबल बॉन्ड O, उसके साथ O, और O के साथ एक और बेंजीन उसके रिंग है बाद बेटा यहाँ। है सर। या तो दो बेंजीन रिंग हो गया। ठीक, हाँ। कल नंबर दे दे रहे 1 और 2। अब लॉजिक यूज कर, बोल कंसेप्ट। इन दोनों में कौन रिंग एक्टिवेटेड है, कौन डीएक्टिवेटेड है? सर 2 एक्टिवेटेड। टू एक्टिवेटेड है और 1 डीएक्टिवेटेड। और ये रहा मेरा इलेक्ट्रोफिल ब्रोमियम आयन। तो सोचते के देखना बेटा कि Br+ किसके पास जाना चाहेगा? एक्टिवेटेड रिंग में जाना चाहेगा कि डीएक्टिवेटेड रिंग में जाना चाहेगा? 2 নম্বরে যাবে 2 নম্বরে যাবে। और यदि 2 नंबर जाबे ता माने 2 नंबर के पास तो बेटा रिंग एक्टिवेट हो गया लोन पेयर के वजह से। तो कहाँ जाएगा? एक ऑर्थो में जाएगा, एक पैरा में जाएगा कि नहीं जाएगा? बोल। हाँ सर। मेरा समझे बेटा? याद रखना, अगर क्वेश्चन में 2 रिंग आ गया या 2 से ज्यादा रिंग आ गया तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि खेला किस रिंग पे होगा। यस सर। बोल बेटा, लोग पल्ले पड़ रहा है बेटा। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फंडामेंटल सिखा रहे, एप्लीकेशन सिखा रहे, सीख लेगा बहुत कुछ कर पाएगा। बुझ रहा कि नहीं? बुझा कि नहीं? স্যার একবার আর বলুন। হ্যাঁ বল, কি বল? মানে ডিঅ্যাক্টিভেটেডটা যেটাতে বল বোঝাচ্ছি। এইটাই স্ট্রাকচার আগে ক্লিয়ার কর। এই তো স্ট্রাকচার হলো।
ঠিক? হ্যাঁ এবার দেখ 1 নম্বর রিং এর সঙ্গে যেই কার্বনটা যুক্ত তার কাছে পাই বন্ড, 2 নম্বরের সঙ্গে যে অ্যাটমটা যুক্ত তার কাছে লোন পেয়ার। তাহলে বল which ring is activated? অ্যাক্টিভেটেড एक या दो? অ্যাক্টিভেটেড সেকেন্ড রিং মানে সেকেন্ড রিং না? হ্যাঁ তার হ্যাঁ মানে 1 নম্বর রিংটা হচ্ছে ডিঅ্যাক্টিভেটেড রিং और 2 নম্বরটা হচ্ছে एक्टिवेटेड रिंग। ठीक है बेटा कंसेप्ट? হ্যাঁ अब एक लॉजिक यूज करना बेटा कि आपके पास एक इलेक्ट्रोफिल है तो वो किस पे अटैक करना पसंद करेगा, एक्टिवेटेड रिंग पे कि डीएक्टिवेटेड रिंग पे? অ্যাক্টিভেটেড রিং एक्टिवेटेड रिंग। আর যদি অ্যাক্টিভেটেড রিং তার মানে এটা তো অর্থ প্যারা হয়ে গেল। আমার প্রশ্নটা কি ছিল যে এখানে দেখ তো যে কোথায় যাবে, তোরা বললি মেটা, কেন তোরা শুধু এইটুকু দেখেছিস, सिर्फ इतना देखे बेटा आप लोग, है ना? হ্যাঁ साथ में एक और रिंग है, देख एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे बेटा, क्लास ओवर करेंगे। आईआईटी 2004 जबरदस्त क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर अगर दे पाया तुम समझ जाएंगे कि आप लोग ये जो पिछले 1 घंटे से हम गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं उसका कोई काम हुआ। व्हाट इज द आंसर? सॉल्व करो, चाहो तो पेन पेपर लिख करके सॉल्व करो, मेंटल सॉल्व करो, जो करना करो, रेडी करो आंसर। স্যার মেটা প্যারা অর্থ প্যারা স্যার মেটা। चलो बात करना शुरू करें बेटा, हाँ सर। आप ही लोग से सॉल्व करवाएंगे आंसर, बस जो जो पूछते जाएंगे जवाब देना। 1 नंबर रिंग 2 नंबर रिंग, बोला एक्टिवेटेड कौन? 1 নম্বর রিং 1 नंबर रिंग। अरे देखना बेटा यहाँ पर है ना, ये नाइट्रोजन का माथा पे लोन पेयर है, लेकिन देखिए यहाँ पाई बॉन्ड है, हाँ इस पे रिएक्शन नहीं होगा। नहीं ठीक। होगा। अब अगर 1 नंबर रिंग एक्टिवेटेड है तो ब्रोमीन कहाँ जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा, पैरा पे जाएगा। हाँ तो बोल इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो कौन सा पोजीशन है, ये और ये? हाँ पर दोनों ऑर्थो तो ब्लॉक है, तो यहाँ पर आंसर आपका ये है, ओनली वन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म एंड दिस इज योर आंसर। एक्टर लो पुलिस ये आपका आंसर है। बोलना बेटा इतना कुछ जो पढ़ा है देख तो सारा, लेकिन इसमें आज कंसेप्ट देख ये आईटी में पूछा हुआ बहुत ऐसा टफ नहीं है बेटा। अभी जो पिछले 1-1.5 घंटा जो बात की बेटा, अगर उसको आप अपने दिमाग में रखोगे समझ पाओगे तो देखो बहुत आसानी से बना पाओगे कि भाई 2 रिंग है तो पहले डिसाइड करें रिएक्शन किस पे होगा, तो 2 नंबर डीएक्टिवेटेड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, 1 नंबर एक्टिवेटेड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, 1 नंबर पे रिएक्शन होगा, तो भाई कहाँ जाएगा, तो इसके रिस्पेक्ट पे ऑर्थो पे जाएगा, पैरा पे जाएगा, यहाँ ऑर्थो ब्लॉक है, यहाँ ऑर्थो ब्लॉक है, ये पैरा पोजीशन है, बीआर यहाँ पर जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। देख किसी को कुछ डाउट है कि नहीं, बोल। नहीं सर। না স্যার বুঝতে পেরেছি समझे बेटा लोग? यस सर ठीक है सर हाँ सर बेटा आज का क्लास में हम सिर्फ आपको एक चीज पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए इतना देर तक? इलेक्ट्रोफिलिक yes, सब्स्टिट्यूशन सर। अगर यकीन मानो बेटा सुन लो, अगर आप इसको मजबूत नहीं करोगे तो क्लास 12 में आपका पूरा एरोमेटिक का आपका हाथ से चला जाएगा बेटा, पूरा एरोमेटिक आपके हाथ से चला जाएगा। तो एरोमेटिक का रिएक्शन का नींव डाल दिया आज। अभी आपके ऊपर आप कितना मेहनत करोगे, कितना आप इस पे खटोगे। तो ये वीडियो बेटा प्रोसेस करके भेज देंगे, इसका नोट्स बनाइए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, अगले क्लास में बातचीत करेंगे। ठीक है यहाँ तक? हाँ हाँ सर सर। ठीक है। স্যার আপনি যে আমাদের একটা ওই স্ট্রেংথ অর্ডারটা খুঁজতে বললেন, তো এটুকু তো আমাদের কাছে ক্লিয়ার যে যদি ইলেকট্রন ডোনেটিং